बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स अफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम, यानी वो ड्रग्स जो आपके ब्लड सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हेमाटोलॉजी का हमने पढ़ा था। हेमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, आपके ब्लड में मुख्तलिफ़ किस्म के मसले आते हैं। कभी हमने ब्लड को थिन करना होता है, कभी हमने ब्लड को क्लॉट करना होता है, कभी क्लॉट को ख़त्म करना होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसले आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों के लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उनके हमारे बॉडी पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। कभी कभी हमको उनके इस्तेमाल का भी नहीं पता होता कि हमने किस तरह से यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सारे वो ड्रग्स जो किसी न किसी तरीके से आपके हेमाटोलॉजिकल सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, आप उस पे असर करते हैं, आपके ब्लड को किसी न किसी तरीके से मुतासिर करते हैं। ठीक है, ब्लड के किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी डिसऑर्डर के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, आर न्यूमरस एजेंट्स यूटिलाइज टू मेंटेन, प्रिजर्व एंड रिस्टोर सर्कुलेशन। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सर्कुलेशन को रिस्टोर करती हैं, प्रिजर्व करती है। सर्कुलेशन कहते हैं आपके बॉडी में ब्लड का जो फ़्लो होता है, मतलब आपका जो हार्ट है वो आपके पूरे बॉडी को ब्लड ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड का जो ट्रांसफ़र है, जो आपके बॉडी के हर अर्गन को, हर एक कोने तक पहुंचता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमारे बॉडी के लिए सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द थ्री मेन इंपॉर्टेंट डिसफंक्शन ऑफ ब्लड आर, ब्लड में मुख्तलिफ़ किस्म के डिसफंक्शंस आते हैं, मतलब मसले आते हैं, बीमारी आती है, लेकिन इसमें से तीन जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा आम है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट होती है, हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। दूसरा है ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून का बहना, खून का बहाव। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। एंड द थर्ड वन इज़ एनीमिया। एनीमिया जो है खून की कमी को कहते हैं। ठीक है, आपने हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पढ़ा होगा, एनीमिया इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन या द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिसऑर्डर्स हैं ब्लड के, और इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स से ट्रीट करते हैं। उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स। इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर नर्स को, हर डॉक्टर को इसके बारे में पता होना चाहिए, या जो भी अगर कोई हेल्थ वर्कर है तो पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले एंटीकोगुलेंट्स आते हैं। एंटीकोगुलेंट्स आपके ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होने देते। एंटीलेपेमिक है, ये आपके लिपिड लेवल को जो है लोअर कर देते हैं। एंटी प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोलाइटिक्स है, एंटी एनेमिक्स, एनीमिया के ख़िलाफ़ जो काम करते हैं। एंड ड्रग्स टू ट्रीट ब्लीडिंग, और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ब्लीडिंग में हम देते हैं ताकि ब्लीडिंग को हम ट्रीट कर सकें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं, और ये हम आगे जाके एक एक डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके अंदर जो भी मेडिसिन आएंगे उनके नाम, वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट जो है इंटरफेयर विद द कोगुलेशन प्रोसेस बाय इंटरफेयरिंग विद द क्लॉटिंग कैस्केड। ये क्या है एंटीकोगुलेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये वो ड्रग्स है जो हम ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। मतलब कहीं पे आपका ब्लड क्लॉट हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हम ये ड्रग देते हैं उस पेशेंट को ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो। अब ये काम कैसे करता है, बाय इंटरफेयरिंग विद द क्लॉटिंग कैस्केड। क्लॉटिंग कैस्केड जो है ये एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर है, और उनका काम ये होता है कि ब्लड को क्लॉट करना है। लेकिन आपके जो एंटीकोगुलेंट्स है ये जाके उन्हीं प्रोटीन के साथ जो है अटैच हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं। सिंपल ये कि आपका जो एंटीकोगुलेंट्स है ये क्लॉटिंग कैस्केड के साथ मिलते हैं, उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं। क्लॉटिंग कैस्केड की एक्टिविटी क्या है कि आपकी ब्लड को क्लॉट करना, तो ये एंटीकोगुलेंट जाके उनको बंद कर देते हैं। दीज एजेंट्स आर यूज टू इनहिबिट क्लॉट फॉर्मेशन, वही बात है, क्लॉट फॉर्मेशन को बंद करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बट दे डू नॉट डिसॉल्व एग्जिस्टिंग क्लॉट्स। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब अगर आपके बॉडी में ऐसा है कि पहले से कोई क्लॉट बना हुआ है, ठीक है, तो ये उसको जाके ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बीमारी है, बार बार जो है आपके ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये ड्रग आप लेंगे तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा, वो
क्लॉट्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर पहले से कोई क्लॉट बना हुआ है तो ये ड्रग इस काबिल नहीं है कि ये जाके उस क्लॉट को ख़त्म करे। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स आते हैं, जैसे कि हेपरीन है, वारफरीन है, रिकोमरोल है, एनिसिडोइन है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं और ये सारे आप कह सकते हो कि एंटी कोगुलेंट ड्रग्स हैं। मैं आपको बताया जा रहा है कि हेपरीन्स आप ओरली या पेरेंटरली दे सकते हो, मतलब सबकुटेनियस या फिर आईवी भी दे सकते हो, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं, हेपरीन इज़ नेचुरली फाउंड इन द ह्यूमन लिवर दैट नॉर्मली प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। हेपरीन जो है ये एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा एजेंट है जो कि नॉर्मली एक इंसान के लीवर में पाया जाता है और इसका काम ये है कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना, मना करना, ठीक है, क्लॉट को ना होने देना। Heparin is strongly acidic because of the presence of sulfate and carboxylic acid groups in the heparin chain. हेपरीन जो है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसका जो चेन है ये जिस तरीके से बना हुआ है ना, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सल्फेट और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बॉडी के अंदर, मतलब जिस तरीके से ये बना हुआ है ना, तो उसमें एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फेट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये नेचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज़्म पे अगर आप आएंगे तो मैकेनिज़्म इसका क्या है, मतलब मूड ऑफ एक्शन, ये याद रखना है कि हेपरीन जो है, जो कि लिक्विड सोडियम हम इसको कहते हैं, एक्ट्स प्रोफाइलैक्टिकली टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन द वास्कुलेचर, मतलब वही कि ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड नहीं क्लॉट होने देता, ब्लड क्लॉट्स को रोक देता है, सिंपल ये। कंबाइंस विद एंटी थ्रोम्बोन 3। एंटी थ्रोम्बोन 3 जो है ये आपका एक प्रोटीन है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम हेपरीन फैक्टर भी कहते हैं समटाइम। और ये जाके थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, उसको क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। मतलब आपका जो हेपरीन है ये जाके एंटी थ्रोम्बोन 3 के साथ मिलते हैं और क्या काम करते हैं, थ्रोम्बिन फैक्टर को या जो ब्लड क्लॉट है उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजिन टू फाइब्रिन डज नॉट अकर। फाइब्रोनोजिन जो है ये एक केमिकल है या आप कह सकते हैं कि एक प्रोटीन है। क्या करता है कि जब हमें कोई इंजरी होती है तो ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड क्लॉट कॉज करवा देता है। सिंपल ये कि जब हमें इंजरी होती है तो फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और फाइब्रिन का काम ये है कि ये उसी एरिया पे जाके जहाँ पे ज़ख़म हुआ है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसी जगह पे जाके वहाँ पे ब्लड क्लॉट कॉज करवा देता है, मतलब खून को रोक देता है। तो जब ये एंटी थ्रोम्बोन 3 और हेपरीन हम लेते हैं तो क्या होता है कि ये उस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने देते। जब वो फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो ब्लड क्लॉट नहीं कॉज करवाएंगे, तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। सिंपल आप ये कह सकते हो कि हेपरीन और एंटी थ्रोम्बोन 3 मिलके क्लॉट को बंद करते हैं। कैसे बंद करते हैं कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने देते। फाइब्रिन का काम ये है कि ये ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। अब जब फाइब्रिन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट भी नहीं होगा। क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ हेपरीन्स, क्लिनिकल इंडिकेशन का मतलब ये कि आप ये किन किन पेशेंट्स को दे सकते हो। हेपरीन्स का जो ड्रग है ये आप किस किस पेशेंट को देंगे, तो इसमें सबसे पहला है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम डीवीटी भी कहते हैं। अगर किसी जगह पे डीवीटी आ जाए तो मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होगा जब एक वेन में या एक से ज़्यादा वेन में ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, जब एक वेन में या एक से ज़्यादा वेन में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी कहते हैं। तो अगर किसी बंदे को ये बीमारी है, ये मसला है, तो आप उसको हेपरीन दे सकते हो। दूसरा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है सडन ब्लॉकेज इन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, वो ब्लड वेसल जो आपके ब्लड को आपके लंग्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है, मतलब आपके लंग्स तक जो ब्लड वेसल्स जाते हैं आपके बॉडी से, ठीक है, जो ब्लड लेके जाते हैं, अगर उनमें कोई क्लॉट आता है तो उनको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नंबर 3 इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या है, क्लॉट इन द हार्ट वेसल्स,
मतलब हार्ट के जो जितने भी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो ब्लड को लेके जाते हैं और लेके आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अगर उनमें कोई क्लॉट होता है तो उसी क्लॉट को हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और ऐसे पेशेंट को भी हम हेपरिन्स देते हैं। हेपरिन्स का असल में काम ये है कि ब्लड को बिल्कुल थिन कर देना है, बिल्कुल हम क्या करते हैं, पतला कर देते हैं ब्लड को, तो इसलिए वो क्लॉट नहीं होता, मतलब उसमें क्लॉट होने की कैपेसिटी नहीं होती, बहुत थिन ब्लड होता है, बहुत पतला सा, ठीक है, तो वो आसानी से वेन से गुजर जाता है। पेशेंट विद आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व्स एंड स्ट्रोक पेशेंट, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं, तो उनमें आर्टिफिशियल वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वो भी अक्सर सही से काम नहीं करते, ब्लड क्लॉट करवा देते हैं या कोई और मसला करवा देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं कि हेपरिन देते हैं, ताकि वो ब्लड बिल्कुल थिन हो, बिल्कुल पतला ब्लड हो, ताकि आसानी से उन वॉल्व से गुजर सके। या कोई स्ट्रोक पेशेंट है, स्ट्रोक पेशेंट आपको पता होगा स्ट्रोक बंदे को क्यों होता है, जब आपके दिमाग के जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्लॉट हो जाए तो क्या होता है कि जहाँ पे क्लॉट आता है तो दिमाग के उस हिस्से को ब्लड नहीं मिलती। जब ब्लड नहीं मिलती, बॉडी का जो हिस्सा उसी दिमाग के हिस्से से कंट्रोल होता है, तो बॉडी के उस हिस्से पे स्ट्रोक आ जाता है, फालिज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम हेपरिन देते हैं ताकि उसी हिस्से को ब्लड मिलता रहे और बंदे को स्ट्रोक ना हो, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के किन किन मरीज़ों को आपने हेपरिन्स या जो एंटीकोगुलेंट्स है ये नहीं देने, ठीक है, तो ये हम पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो ना, तो उसको हम ये हेपरिन नहीं देते, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लड को पतला कर देते हैं, और उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड और पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो वो और भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। या किसी बंदे को पेप्टिक अल्सर्स है, पेप्टिक अल्सर मतलब ऑलरेडी ज़ख़म हुआ है उसके स्टमक में, ठीक है, तो वो उससे शायद ऑलरेडी खून बह रहा होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होगी, तो अगर आप हेपरिन देते तो मज़ीद खून बहना शुरू हो जाएगा। या पेशेंट हु अंडरवेंट रेसेंट आई ब्रेन सर्जिकल स्पाइनल सर्जरी, या वो पेशेंट जो अभी अभी उनकी आई ब्रेन या स्पाइनल कोई सर्जरी हुई हो, ठीक है, तो उनको हम हेपरिन्स नहीं देते, क्योंकि उनके ऑलरेडी ज़ख़म होते हैं, सर्जिकल साइट्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे मतलब वैसे भी खून आने का ख़तरा होता है, तो हम हेपरिन देंगे, खून मज़ीद जो है वो थिन हो जाएगी एंड ब्लीडिंग का ख़तरा हो सकता है। नंबर सेकंड, इट इज़ नॉट गिवन टू पेशेंट विद सीवियर लीवर एंड रेनल डिजीज़, किसी को बहुत ज़्यादा लीवर का मसला हो, ठीक है, लीवर का मसला क्यों होता है, लीवर में मैं आपको बताऊं, लीवर का काम है खून को साफ़ करना, ठीक है, खून को बॉडी तक पहुंचाने के काबिल बनाना, तो अगर लीवर आपका काम नहीं कर रहा है और आप उसको हेपरिन दे रहे हो, तो आपके लीवर से ख़राब खून जाएगा ना, जो कि साफ़ नहीं होगा, जहरीली खून होगी, ठीक है, तो आपके बॉडी तक अगर वो जाएगा तो मसला होगा, इसलिए हम लीवर डिजीज़ में हेपरिन नहीं देते। या फिर अगर किसी बंदे को जो है किडनी का मसला हो, रेनल डिजीज़ हो, रेनल जो आपकी किडनी है वो भी खून को रेगुलेट करने में, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, जितने भी पेशेंट होते हैं उनको भी हम नहीं देते। नंबर थर्ड इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इन विच द ब्लड डू नॉट क्लॉट प्रॉपरली, मतलब हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। इनहेरिटेड का मतलब कि ये आपके फैमिली में चला आ रहा होता है ये डिज़ीज़, ठीक है, और आपके मतलब बाप दादा से आपको मिलती है, इनहेरिटेड डिजीज़ होती है। इसमें मसला ये होता है कि आपकी ब्लड जो है अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए तो फिर आपकी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाती सही से, ठीक है, तो अगर आप हेपरिन हीमोफीलिया वाले पेशेंट को दोगे तो भी मसला बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ CVA। CVA होता है सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, मतलब अगर किसी बंदे को दिमाग की इंजरी है, उसको कोई भी मसला है, ठीक है, तो उसको भी आप हेपरिन दोगे, क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको हेपरिन क्यों देंगे। तो ये कुछ पेशेंट्स हैं जिनको आप हेपरिन्स नहीं दे सकते, ये इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। हेपरिन इज़ अ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट पास थ्रू द प्लेसेंटा इजीली। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, हेपरिन जो है ये एक लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल है, मतलब एक बड़ा मालिक्यूल है जो कि प्लेसेंटा से पास नहीं होता। प्लेसेंटा क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो क्या होता है वो उनके साथ प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होता है,
तो हेपरिन जो है ये एक लार्ज मालिक्यूल है प्रोटीन का, जो प्लेसेंटा से पास नहीं होता, इसलिए हम ये प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं। मतलब अगर प्रेग्नेंट वुमेन को आप ये देंगे तो उनमें कोई मसला नहीं कॉज करवाता, उनके बच्चे को कोई मसला नहीं होता। तो सिंपल ये कि प्रेग्नेंट वुमेन को आप हेपरिन दे सकते हो। बाकी जितने भी पेशेंट हैं जिनको कोई भी किसी भी तरीके से ब्लीडिंग का मसला हो, उनको आप हेपरिन नहीं दोगे। अब आते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स पे, मतलब आपकी बॉडी उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करती है, हेपरिन को कैसे लेती है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हेपरिन के आपके बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इंक्रीज़ द क्लॉटिंग टाइम, आल्सो डिक्रीज़ द प्लेटलेट काउंट। मतलब जब आप हेपरिन लेते हो, ठीक है, तो आपकी ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट नहीं होगी। अगर किसी जगह पे फ़र्ज़ करो अल्लाह ना करे आपको कोई इंजरी हुई और आपने हेपरिन ली है, ठीक है, तो फिर आपकी ब्लड क्लॉट नहीं होगी, आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आपके बॉडी से खून निकलता ही रहेगा क्योंकि आपने हेपरिन ली है पहले, ठीक है। तो इसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट, एक गलत असर ये है कि आपका क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी ब्लड क्लॉट नहीं होगी, ठीक है। तीसरी बात, आल्सो डिक्रीज़ द प्लेटलेट काउंट। आपका जो प्लेटलेट काउंट होता है ना, मतलब नॉर्मल जितना होता है 150 से 450 इतना होता है नॉर्मल, ठीक है। मतलब मिलियंस में होते हैं, लेकिन सिंपल हम ये कहते हैं 150 से 450। ये हेपरिन क्या करते हैं कि प्लेटलेट की काउंट को कम कर देते हैं, और प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। तो जब आपका प्लेटलेट कम होंगे तो वो इस काबिल नहीं होंगे कि आपके ब्लड को क्लॉट कर सके, तो ये भी मसला होता है, ठीक है। तो दो एडवर्स इफेक्ट आ गए यहाँ तक, एक क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और दूसरा प्लेटलेट जो है उनकी तादाद कम हो जाएगी। दिस रिगार्ड मॉनिटरिंग ऑफ द APPT। APPT का मतलब होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, कि आपका ब्लड नॉर्मली कितने टाइम में क्लॉट होता है, टाइम टू ब्लड क्लॉट आप कह सकते हो। नॉर्मली 20 से 30 सेकंड में आपकी ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाती है। मतलब जब भी आपको कोई इंजरी होती है, आपने हेपरिन वगैरह नहीं ली है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, तो 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका ब्लड रुक जाता है, ठीक है। और आपका जो है अगर प्लेटलेट लेवल भी सही है, नंबर सही है, तो 20 से 30 सेकंड लगते हैं आपके ब्लड क्लॉट होने तक। अब ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना है या पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कितना है, तो वो कितना है 20 to 30 सेकेंड्स। पैथोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स का कम होना। इसके अलावा स्किन इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी वगैरह हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिल्स होंगे। चिल्स मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, फीवर होगा। इसके अलावा यूर्टिकेरिया, यूर्टिकेरिया का मतलब होता है राउंड रेड रेशेस ऑन द स्किन। और एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। बहुत ख़तरनाक एलर्जी हो सकती है जो आपके जान के लिए ख़तरा साबित हो सकता है, और ये बहुत तेज़ी के साथ होता है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट इज़ हेमरेज। लाइफ थ्रेटनिंग एक और इफेक्ट भी इसका ये है कि हेमरेज हो सकता है। हेमरेज होता है, हेमरेज कहते हैं ब्लीडिंग को, एबनॉर्मल ब्लीडिंग या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो अगर आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ज़ाहिरी बात है आपके बॉडी में ब्लड अगर ख़त्म हो जाएगी तो आप मर जाएंगे, ठीक है, यू विल डाई। तो इसके ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके नर्सिंग प्रोसेस पे कि आप एज ए नर्स हेपरिन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले आप अगर किसी पेशेंट का असेसमेंट करते हो तो आप हिस्ट्री लोगे, पेशेंट हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई वाइटल साइन वगैरह देखेंगे, फ़िज़िकल असेसमेंट करेंगे, और शी मस्ट ऑब्टेन लेबॉर्ट्री रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर आप किसी मरीज़ का जो है वो ब्लड चेक कर रहे हैं तो आपके पास उनके टेस्ट होने चाहिए, जैसे कि CBC टेस्ट है, प्लेटलेट काउंट टेस्ट है, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT का जो टेस्ट है, क्लॉटिंग टाइम, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी बंदे को हेपरिन देने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको इन सब कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो सबसे पहले आप APTT जो है वो क्लोजली देखोगे कि ज़्यादा है या कम है, ठीक है, तो फिर आप उस हिसाब से उसको हेपरिन दोगे। वाइटल साइन वगैरह देखोगे, हेमाटोलॉजिकल स्टेटस देखोगे कि उसको कोई ब्लड की बीमारी तो नहीं
नहीं है, इनीमिया या कोई और बीमारी तो उसको है नहीं। ब्लीडिंग साइंस देखोगे कि हेमाटूरिया तो नहीं, हेमाटूरिया आपने पढ़ा होगा कि यूरिन में ब्लड आना, ठीक है। या फिर इपिस्टेसिस, इपिस्टेसिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, के नोज से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही। इकाइमोसिस, इकाइमोसिस का मतलब है डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अंडरनीथ द स्किन जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम होगा और स्टूल में भी ब्लड आएगा, ये ब्लीडिंग के साइंस हैं। हैव अवेलेबल एंटीडोट फॉर हेपरिन, एंटीडोट वगैरह आप दोगे, प्रोटामीन सल्फेट। आपने क्या करना है कि पेशेंट को बताना है कि कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग आपने यूज़ नहीं करने। ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब कि आपने जाके खुद ही वो ले लिया, किसी भी स्टोर से कोई भी ड्रग ले ली अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो आपने नहीं करना जब आप हेपरिन यूज़ करते हो। अगर कोई भी ड्रग आपने लेना है तो आपने पहले डॉक्टर से इजाज़त लेनी है, उनको इन्फॉर्म कर देना है, वो आपको बताएगा कि ले लो तो फिर सही है, वरना ख़ुद से कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना जब भी आप हेपरिन टेबलेट्स वगैरह या जो ट्रीटमेंट है वो कर रहे हो, ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना है। जब आप हेपरिन एडमिनिस्टर करते हो, देते हो, ठीक है, तो सबकुटेनियसली देते हैं, मतलब स्किन के नीचे से देते हैं। इसमें जो नीडल आप यूज़ करते हैं वो 25 to 28 गेज का होना चाहिए और बिल्कुल 90 डिग्री पे आप ये लगाएंगे, ठीक है। डू नॉट मसाज और रब द एरिया, और जब आप वो इंजेक्शन लगाएंगे उसके बाद आपने, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं ना, उस इंजेक्शन के बाद उस एरिया को रब करते हैं हम, आपने ये नहीं करना है हेपरिन के साथ, ठीक है, क्योंकि उससे कोई भी मसले हो सकते हैं, ब्रूजिंग वगैरह हो सकती है। इसके अलावा आपने पेशेंट को बताना है कि स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, इलेक्ट्रिक रेज़र जो मशीन वगैरह यूज़ करते हैं शेव के लिए वो नहीं इस्तेमाल करने। टूथब्रश जो है आपने सॉफ्ट इस्तेमाल करना है ताकि उसके ओरल के अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो, ठीक है। और अगर अचानक कोई ब्लीडिंग हो जाए, कोई मसला आ जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, तो आपने 5 से 10 मिनट के लिए वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। और इसके अलावा आपने अपने स्किन का और अपने ओरल कैविटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ब्लीडिंग से बचा जा सके। इवॉल्वेशन मतलब ये कि आपने जिस चीज़ के लिए वो मेडिसिन दी थी, वो मकसद आपका पूरा हुआ या नहीं। जैसे कि हम उसमें क्या देखते हैं कि डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। इस ड्रग का जो दूसरा क्लास है वो है वारफरीन। 3 किस्म के जो है एंटीकोगुलेंट्स है और ये उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। वारफरीन का भी यही काम है कि ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। काम किस तरीके से करता है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हम मतलब जब ओरली देते हैं तो ये लीवर पे जाके एक्ट करता है और लीवर में कुछ चीज़ें होती हैं, स्पेशली विटामिन के फैक्टर जो होते हैं, विटामिन के स्पेशली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो विटामिन के प्रोडक्शन को बंद करवा देते हैं लीवर में, ठीक है। फिर जो फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है, कुछ चीज़ें हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। तकरीबन टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। उसमें से जो कुछ ये है फैक्टर 2, 7, 9 और 10, ठीक है, ये वारफरीन के थ्रू बंद हो जाते हैं, मतलब इनकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो वो इस काबिल नहीं रहते कि वो जाके ब्लड क्लॉट करवाए, ठीक है। क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है, उसी तरह वारफरीन हेपरिन की तरह है कि ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पेशली किन पेशेंट पे, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाले पेशेंट पे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कौन से पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट जिनके वेंस के वाल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। और स्पेशली ये जो है लेग्स में होती है, अक्सर फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनके लेग्स में ये मसला आता है, ज़्यादा प्रेशर की वजह से उनके वेंस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो उनके वेंस के जो वॉल्स होते हैं, जो दीवार होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से वो वेन क्या होते हैं, क्लॉट हो जाते हैं, वहाँ से ब्लड सही से पास नहीं होती, तो फिर उसी क्लॉट को ख़त्म करने के लिए हम ये वारफरीन देते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि लंग्स तक जो वेन जाते हैं या जो आर्टरीज जाती है, ठीक है, वहाँ पे वेन को बंद करवाना या वहाँ पे जो क्लॉट हो, ठीक है, उसको ख़त्म करवाने के लिए। या फिर एम्बोलिज्म फ्रॉम एट्रियल फाइब्रिलेशन। एट्रियल फाइब्रिलेशन क्या है कि आर्टरी जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक है, वहाँ पे एक अचानक से एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द ब्रेन, और इसी तरीके से मतलब वहाँ पे एक फायरिंग शुरू हो जाती है
ठीक है, आर्टरिया में, इसकी वजह से जो है वहाँ पे क्लॉटिंग बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम वारफरीन देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको हेपरिन में बताया था कि वो हम प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं क्योंकि वो एक अच्छा खासा बड़ा प्रोटीन है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक नहीं पहुंचता। लेकिन वारफरीन जो है ये प्लेसेंटल बैरियर है, मतलब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, और ये बच्चे तक भी पहुंच सकता है, तो बच्चे को नुकसान दे सकता है वारफरीन, ठीक है। हेपरिन और वारफरीन में यही फ़र्क है कि हेपरिन आप प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को दे सकते हो, वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं देते। जो वारफरीन है वो आपने अगर फीमेल को दे दिया जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि प्लेसेंटा क्रॉस करने की सलाहियत इसमें मौजूद है, इसलिए हम ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते। ये हम किस किस को नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, वही कि जो मरीज़ ब्लीडिंग के साथ आते हो, जैसे कि हेपरिन में था, वही चीज़ें सेम हूबहू, ठीक है। ब्लीडिंग वाले पेशेंट को नहीं देते, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को नहीं देते, सीवियर लीवर या रेनल वाले पेशेंट जो होते हैं उनको नहीं देते, हीमोफीलिया का भी बता दिया, उनको भी नहीं देते। ब्लड डिस्केरियसिस होते हैं जिनको, मतलब जिनकी बॉडी में ब्लड डिस्टर्बेंस होती है। आमतौर पर हमारे बॉडी में 4 किस्म के फ्लूइड होते हैं जिसमें ब्लड आता है, बाइल आता है, लिम्फ आता है और फ्लेम आता है। ये 4 किस्म के हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं। इनमें जिसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाए, जिसका भी जो है रेगुलेशन ख़राब हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्केरियसिस। और ब्लड में अगर आ जाए तो ब्लड डिस्केरियसिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इस बीमारी के साथ है तो उसको भी वारफरीन नहीं देते। एंड एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया क्या है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसके बच्चे में एक से ज़्यादा कोई ख़राबी आ जाए, कोई नॉर्मेलिटी आती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्लेम्पसिया। और ये स्पेशली उन फीमेल्स में आता है जो कि हाई बीपी के पेशेंट हो और वो प्रेग्नेंट भी हो, ठीक है, मतलब कोई फीमेल है, हाई बीपी की पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो उसके बच्चे में अच्छे खासे मसले आ सकते हैं। तो उनको आपने ये वारफरीन वगैरह नहीं देना है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लड डिसऑर्डर के साथ चल रहे हैं, तो आप वारफरीन दोगे तो और कोई मसला बन जाएगा। इसके अलावा आप ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक का मतलब है कि एबॉर्शनिक है, मतलब एबॉर्शन करवा सकते हैं, मिसकैरेज करवा सकते हैं, बच्चे को ज़ाया करवा सकते हैं। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स पे अगर आते हैं तो एंटीकोगुलेंट्स प्रोलॉन्ग द क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम को ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी क्लॉटिंग को बंद करने के लिए देते हैं, तो क्लॉटिंग टाइम इससे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन एवरेज टाइम कितना है, 9 to 12 सेकंड है, मतलब इतने टाइम के अंदर आपका खून रुकना चाहिए एक आम बंदे का नॉर्मल, ठीक है। डोज देने से पहले चेक करते हैं, किसी भी मरीज़ को वारफरीन देने से पहले हम उसका पीटी टाइम चेक करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है 9 से 12 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ये ड्रग देते हैं, ठीक है, तो उसका जो पीटी लेवल है वो 1.5 से 2 टाइम्स इतना मतलब होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर किसी बंदे का नॉर्मल 9 से 12 सेकंड है तो उसका 20, 24, 25 इतना सेकंड होना चाहिए। द INR का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, ठीक है। ये भी एक रेशो है जो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम का एक एवरेज निकालते हैं, ठीक है। हम एक मरीज़ को ओरली देते हैं एंटीकोगुलेंट थेरेपी, तो INR हम कितना रखते हैं, 2 to 3.0, मतलब इतना हमारा नॉर्मलाइज रेशो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसका नॉर्मलाइज रेशो जो है वो इस रेंज से कम आ रहा है, मतलब 2 to 3 हमारा जो है वो नॉर्मलाइज रेशो है, हमने इतना रखा हुआ है। लेकिन अगर हम देखते हैं उसका रेशो 1 आ रहा है, 0.5 आ रहा है या 1.5 आ रहा है, मतलब 2 से कम आ रहा है, तो हम वारफरीन को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको वारफरीन रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। क्या अगर आप एडवर्स इफेक्ट देख लें तो वही बात है कि ब्लीडिंग इंक्रीज़ करवाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स की तादाद कम होगी, एनोरेक्सिया बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगी, ठीक है, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, रेश एंड फीवर, ये तो मतलब वही पुराने साइन सिम्टम्स है। एलोपेशिया हो सकती है, एलोपेशिया कहते हैं लॉस ऑफ हेयर, ठीक है, मतलब हेयर लॉस, बंदा जो है वो उसके बाल चले जाते हैं। बोन मेरो डिप्रेशन, बोन मेरो जो है वो ब्लड नहीं बना पाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। एंड डर्माटाइटिस मतलब स्किन की इन्फ्लेमेशन, कोई भी बीमारी।
और इसके अलावा जो ख़तरनाक इसका इफ़ेक्ट है, जो एडवर्स इफ़ेक्ट, वो है हेमरेज। इसके अलावा जब आप किसी पेशेंट को देते हो, ये एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहले आप असेसमेंट करोगे। सबसे पहले आप उसका ये देखोगे कि कोई फीमेल पेशेंट है तो वो आप उसकी प्रेगनेंसी चेक करोगे कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर आप ये देखोगे कि कोई रेसेंट सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है, मतलब कोई ताज़ा ज़ख़म जिसको हम कहते हैं, कोई ताज़ा ज़ख़म तो नहीं है सर्जरी से या किसी भी चीज़ से, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ठीक है, तो ये आप देखेंगे। इसके अलावा आप उसके वाइटल साइंस और फिज़िकल असेसमेंट सब कुछ देखोगे, करोगे, ठीक है। आपके पास कुछ टेस्ट होने चाहिए जिसमें आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम CBC कहते हैं, प्लेटलेट टेस्ट होना चाहिए, PTT का टेस्ट होना चाहिए, INR एंड क्लॉटिंग टाइम, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये एक मरीज़ का जब भी आप उसको वारफरीन देने जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वही हेमाटोलॉजिकल स्टेटस और वाइटल साइंस वगैरह देखोगे। ये मैंने पहले वो हेपरिन में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। मॉनिटर साइंस आप ब्लीडिंग वही देखोगे, ब्लीडिंग के साइंस देखोगे, हेमाटूरिया, हिपिक्सेस्टिस, ब्लैक टेरी स्टूल। ब्लैक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो उसी स्टूल में ब्लड मिल के बाहर आता है, तो इसलिए वो ब्लैक नज़र आते हैं। इमोसिस, एकाइमोसिस का मैंने बता दिया कि इंटरनल ब्लीडिंग को कहते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो डिसकलरेशन में आ जाती है। हाइपोटेंशन है और ब्लड इन स्टूल है, ठीक है। ये इसके साइन सिम्टम है। जब भी आप किसी मरीज़ को ये इम्प्लीमेंट करने जाओगे वारफरीन, तो ये सारी चीज़ें देखोगे। अब अगर ऐसा है कि किसी बंदे को मतलब आपने वारफरीन दी है, ठीक है, और उसको मतलब कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गलती से, तो उसके लिए अब आपके पास एंटीडोट होना चाहिए। एंटीडोट का मतलब होता है कि आपने वारफरीन तो दी है, लेकिन उसको गलती से कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी हो गई और उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो अब उसकी ब्लड तो रुकेगी नहीं, क्योंकि आपने वारफरीन दी है। तो आप एंटीडोट दोगे। एंटीडोट का मतलब होता है कि वारफरीन के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने वाला कोई एजेंट दोगे, जो कि क्या है, विटामिन K दोगे या फिर फाइटोनाडिन दोगे। इसके एंटीडोट है। वारफरीन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसमें भी वही चीज़ें कि पेशेंट को आपने बताना है कि स्मोक नहीं करना, इलेक्ट्रिक रेज़र वगैरह यूज़ नहीं करने, सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करना है। कोई सडन हेमरेज, कोई इंजरी हो जाए तो 5 से 10 मिनट के लिए आपने प्रेशर अप्लाई करना है उस जगह पे, ताकि खून रुक सके, ठीक है, और अपने ओरल कैविटी का ख्याल रखना है। इसके अलावा अपने पेशेंट को ये बताना है कि जिस चीज़ में विटामिन K ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे कि स्पाइनच या नट्स या ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक है, या ड्राई फ्रूट वगैरह, ठीक है, तो वो आपने ज़्यादा नहीं खानी, अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की जो है तादाद ज़्यादा हो जाती है और आपकी ब्लड जो है वो क्लॉट हो सकती है दोबारा। एवाल्वेशन पे आते हैं, तो एवाल्वेशन में आप ये देखोगे कि किस लिए जो है वो आप देते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकला, तो आप ये देखोगे कि क्लॉट की तादाद कम हो रही है या नहीं, मतलब क्लॉट अब ज़्यादा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो IN या प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, वो आपने देखना है कि नॉर्मल के दुगना होना चाहिए। मतलब नॉर्मल 9 to 12 सेकंड है तो 24, 25, 30 इतना होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल के डबल होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द वारफरीन। यहाँ पे ये वाला लेक्चर इन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीप्लेटलेट से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को फिर इंशाल्लाह इन करेंगे। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।